गुड मॉर्निंग। तो देखो हम नेक्स्ट रिएक्शन के थ्रू तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अभी हमें क्या करना है, अल्किन को रिएक्ट करना है अल्किल हैलाइड के साथ। कि जैसे कोई भी एक अल्किन है, सिमेट्रिकल अल्किन है, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको रिएक्ट करा HBr HCl के साथ, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, आपको मिलता है CH2, यहाँ पे लग जाता है H, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये CH2 यहाँ पे लग जाता है Br, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, ये सिमेट्रिकल अल्किन है। अगर इसी तरीके से अगर अनसिमेट्रिकल अल्किन है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मार्कोव-निकोफ रूल लगाना है। कौन सा? मार्कोव-निकोफ रूल। ये हमने हाइड्रोकार्बन में देखा है, मार्कोव-निकोफ रूल के साथ लगाते हैं। फिर यहाँ पे लगाना है HBr, ये Br लग जाता है यहाँ पे। कहाँ पे लगता है ये? उस डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम के ऊपर कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो क्या बनता है ये? CH3 CH, ये बनता है Br और ये बनता है CH3, इस तरीके से। तो ये अनसिमेट्रिकल अल्किन के लिए हमने क्या किया, अल्किल हैलाइड का एडिशन कर लिया। अब देखो, अब हमें आगे देखना है। ये तो रिएक्शन फिलहाल हमने इससे पहले देखे अल्किन में, हाइड्रोकार्बन में, लेकिन फिर भी हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया। आगे देखेंगे फ्रॉम अल्कोहल। तो देखो कोई भी अल्कोहल है आपके पास, तो यहाँ पे हम तीनों अल्कोहल लेंगे। अगर C2H5OH है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसको आप रिएक्ट कराओ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिंक क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, C2H5Cl प्लस वाटर। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे आपने अगर ले लिया प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर आप किसी भी अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, तो इसको हीट करना पड़ता है, तो आपको करस्पॉन्डिंग जो है वो एथिल क्लोराइड मिल जाता है, यानी अल्किल हैलाइड मिल जाता है। यानी यहाँ पे क्या किया हमने, Cl को रिप्लेस किया OH की जगह पे। सही, ये OH और H मिला के क्या बनाते हैं, वाटर निकल गया, Cl उसकी जगह पे आ जाता है। अगर मान लो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, मान लो ऐसा है CH3CH, यहाँ पे OH है और यहाँ पे CH3, तो इसको भी आपको HCl के साथ रिएक्ट कराना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इसको हीट नहीं किया तो भी चलता है, फिर भी ये रिएक्शन हो जाती है, CH3CH Cl CH3 प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर आपने रिएक्ट किया सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया, तो आपको क्या है कि सेम रिएक्शन करनी पड़ती है, कैटालिस्ट जिंक क्लोराइड लेना है, लेकिन इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। सही है, रीज़न क्या है, क्योंकि रिएक्टिविटी बढ़ती है। प्राइमरी अल्कोहल से ज़्यादा रिएक्टिव रहता है सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल से भी ज़्यादा रिएक्टिव कौन रहता है, टर्शियरी अल्कोहल। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर ऐसा है CH3 अब यहाँ पे OH है, ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल। अब देखो प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी, प्राइमरी से ज़्यादा रिएक्टिव रहता है सेकेंडरी से रहता है टर्शियरी, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है टर्शियरी। तो टर्शियरी को अगर आप HCl के साथ रिएक्ट कराते हो तो आपको किसी कैटालिस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। इसको सिर्फ क्या करना है, HCl और ये टर्शियरी अल्कोहल का सॉल्यूशन लेना है, उसको एक बीकर में वगैरह शेक करना है, वो रूम टेम्परेचर पे ही मिक्स हो जाता है। ना ही इसको कोई एक्सटर्नल टेम्परेचर की ज़रूरत है, ना ही जिंक क्लोराइड कैटालिस्ट लगाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये अल्कोहल के साथ भी हम अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखेंगे अल्किल ब्रोमाइड। ये अल्किल क्लोराइड की रिएक्शन हो गई, अब हमें देखना है अल्किल ब्रोमाइड का प्रिपरेशन। अब देखो C2H5OH प्लस HBr। अगर आपको अल्किल ब्रोमाइड बनाना है तो आपको कैटालिस्ट लेना पड़ेगा NaBr प्लस H2SO4 रिफ्लक्स। तो यहाँ पे मिलता है C2H5Br प्लस वाटर। रिएक्शन सेम है जो हम अल्किल क्लोराइड के साथ कर रहे थे, हम अल्किल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। सही है, सॉरी HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, NaBr सोडियम ब्रोमाइड कैटालिस्ट लेना है H2SO4 सॉल्यूशन के साथ, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो है आपको अल्किल हैलाइड मिल जाता है। आगे देखेंगे, अगर यहाँ पे है सेकेंडरी अल्कोहल CH3CHOH, अब यहाँ पे आएगा CH3 प्लस HBr, या फिर आप ले लो, हाँ चलो इस केस में भी क्या करना है आपको, इस केस में भी आपको क्या करना है, कैटालिस्ट यूज़ करना है H2SO4। सही है, अगर आप लेते हो टर्शियरी अल्कोहल CH3 ये नहीं है यहाँ पे CH3OH, यानी कि आपने लिया प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर
टर्शरी अल्कोहल। तो तीनों केसेस में इसको रिएक्ट करा HBr के साथ, तीनों केसेस में आपको कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है NaBr प्लस H2SO4। तो आपको क्या मिलेगा, करस्पॉन्डिंग इसका प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे लिखा हमने Cl, यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ पे आएगा CH3C, CH3, ये Br, अब यहाँ पे आएगा CH3। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप अल्किल ब्रोमाइड के साथ HBr के साथ रिएक्ट कराते हो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को, तो आपको NaBr और H2SO4 तीनों कैटलिस्ट लेने हैं, तभी आपको करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट मिलता है। HCl के साथ ऐसा नहीं है, टर्शियरी अल्कोहल में आप कैटलिस्ट का इस्तेमाल ना भी करो जिंक क्लोराइड का, तब भी प्रोडक्ट मिलता है। आगे देखते हैं। उसके बाद अल्किल आयोडाइड, अल्किल आयोडाइड, तो यहाँ पे C2H5OH, इसको रिएक्ट करा HI के साथ, इसको हीट करा तो आपको क्या मिलेगा, C2H5I प्लस वाटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्टिविटीज मैं आपको बता दूँ कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब HI के साथ रिएक्टिविटी ऐसी है, टर्शरी की सबसे ज़्यादा रहती है, फिर सेकेंडरी की रहती है, फिर प्राइमरी की रहती है। ये रिएक्टिविटी के ऑर्डर है, टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव रहता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ये रिएक्टिविटी का मतलब ऐसा है कि प्राइमरी अल्कोहल के साथ ये थोड़ी देरी से रिएक्ट करता है, समय लेता है। सपोज इसके रिएक्शन में 5 सेकंड लग रहे हैं, 5 सेकंड लग रहे हैं, तो इसमें 10 सेकंड लगते हैं, रिएक्शन होती है, इसमें 15 सेकंड लगते हैं। यह हाइपोथेटिकल है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर का मतलब क्या रहता है कि रिएक्शन होने के लिए टाइम कितना लगता है, उसके ऊपर हम कहते हैं कि जिसको कम टाइम लगता है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कहते हैं जिसको ज़्यादा टाइम लगता है उसकी रिएक्टिविटी कम है। इस तरीके से टाइम से डिसाइड करते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। तो यहाँ पे देखो, फॉस्फोरस हैलाइड्स यानी हम क्या करने वाले हैं, फॉस्फोरस हैलाइड यानी क्या करना है, देखो PCl3, PBr3, या फिर हम लेंगे PI3, और हम लेंगे PCl5, PBr5 और PI5। अब देखो, ये सारे के सारे लेस स्टेबल रहते हैं, लेस स्टेबल रहते हैं। हमने S ब्लॉक में इसका रीज़न देखा है, ये सारे के सारे लेस स्टेबल रहते हैं। अब ये जो रहता है PCl5, ये मोर स्टेबल रहता है, मोर स्टेबल रहता है। और ये जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट रहते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, ये तीनों लेस स्टेबल है, इसको याद रखना है। PCl5 मोर स्टेबल रहता है, और ये PBr5 और PI5 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी रिएक्शंस देखते हैं। अब देखो, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड यानी क्या है, PX3, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड PX3 हम इसको कहते हैं। सॉरी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PX3 फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड। अब देखो, इसकी रिएक्शन करनी है अल्कोहल के साथ, C2H5OH प्लस PCl3, इसको हीट करो आप तो आपको मिलेगा C2H5Cl प्लस H3PO3, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। तो यहाँ पे क्या किया हमने, देखो इस प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट कराया हमने PCl3 के साथ, तो उसको यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये Cl जो यहाँ पे चला जाएगा, ये OH यहाँ पे चला जाएगा, और ये करस्पॉन्डिंग बनाएगा H3PO3 यानी फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे मिल जाएगा अल्किल हैलाइड। अब इसी तरीके से और एक रिएक्शन हो सकती है, CH3CHOH CH3, इसको रिएक्ट कराओ PCl3 के साथ, सेम रिएक्शन होने वाली है, CH3CHCl, यहाँ पे CH3 प्लस H3PO3 यानी कि ये है फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसको हम कह सकते हैं 2-क्लोरोप्रोपेन, इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जो है वो मिल जाता है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 3CH3CH2OH प्लस PBr3। PBr3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करने है तो PBr2 ये कैटलिस्ट का इस्तेमाल करना है।
सही है। जैसे हमने PCl3 के साथ रिएक्ट किया था अभी, PCl3 के साथ, तो यहाँ पे कोई कैटेलिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली हीट करके रिएक्शन कर सकते हो। लेकिन जब PBr3 के साथ रिएक्ट करना है फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ, तो P + Br2 इसका मिक्सचर लेना पड़ता है, यानी ये लिखना पड़ता है, यहीं से हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। सही, वो लिखते हैं हम जनरली कैटेलिस्ट के जगह पे। तो उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मिलेगा 3 CH3 CH2 Br प्लस फॉस्फोरस एसिड H3PO3। अब देखो सेम रिएक्शन करनी है आपको आयोडीन के साथ। अगर 3 CH3 CHOH CH3 प्लस PI3, यहाँ पे लिखा हमने P + I2, तो आपको क्या मिलेगा CH3 CHI CH3 प्लस H3PO3। क्लियर है। तो सेम रिएक्शन करनी है, बस यहाँ पे क्या लेना है PBr2 लेना है अगर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हो, PI2 लेना है जब फॉस्फोरस आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो। क्लियर है, सेम रिएक्शन है। आगे देखते हैं, अगर PCl5 के साथ रिएक्ट करते हो, मान लो आपने ले लिया CH3 CH2OH प्लस PCl5 और इसको हीट किया आपने CH3 CH2, अब यहाँ पे आ जाएगा Cl प्लस यहाँ पे मिलता है HCl प्लस POCl3, इसको हम कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्साइल क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोरस ऑक्साइल क्लोराइड। तो देखो अगर आप PCl3 के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको फॉस्फोरस एसिड मिलता है H3PO3। सही। अगर आप PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हो तो करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड ही मिलता है, लेकिन उसके साथ HCl गैस रिलीज होती है और POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्साइल क्लोराइड ये मिल जाता है अगर आप PCl5 के साथ रिएक्ट कराते हो। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसकी और एक रिएक्शन देखते हैं। मान लो ऐसा है CH3 CHOH, अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कराते हो PCl5 को और उसको हीट कराते हो तो आपको सेम प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CHCl CH3 प्लस आपको मिलेगा HCl प्लस POCl3। यानी आपको अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल के साथ, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ या फिर टर्शरी भी अल्कोहल आप ले सकते हो, तीनों के साथ अगर PCl5 को रिएक्ट कराया तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड मिल जाता है और HCl गैस और POCl3 यानी फॉस्फोरस ऑक्साइल क्लोराइड ये मिल जाता है आपको। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड यानी SOCl2 को हम थायोनाइल क्लोराइड कहते हैं, या फिर इसको सल्फोनाइल क्लोराइड भी हम कह सकते हैं। थायोनाइल क्लोराइड कह सकते हैं या फिर हम उसको सल्फोनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। हाँ, तो SOCl2 को हम सल्फोनाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। थायोनाइल क्लोराइड का हो या फिर सल्फोनाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन देखते हैं इसके, CH3 CH2OH SOCl2 रिफ्लक्स pyridine का हो या फिर पायरिडीन कहा जा सकता है इसको। यहाँ पे मिलता है CH3 CH2Cl प्लस HCl गैस रिलीज होती है प्लस SA2 सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एथिल अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट किया सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स pyridine, तो आपको करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड मिलता है, HCl गैस रिलीज होती है और SA2 सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस यहाँ से रिलीज हो जाती है। अब यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराओ या फिर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ, प्रोडक्ट आपको वही मिलता है। आपने रिएक्ट कराया प्राइमरी के साथ या फिर सेकेंडरी के साथ, प्रोडक्ट वही मिलने वाला है इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन या फिर pyridine कहो। तो आपको CH3 CHCl यहाँ पे मिलेगा CH3 प्लस HCl गैस और SO2 गैस, सेम प्रोडक्ट मिलता है। आपने सल्फोनाइल क्लोराइड या फिर इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड या फिर SOCl2 कुछ भी कह सकते हैं आप, तो इसको अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हो या फिर टर्शरी अल्कोहल के साथ, तो आपको इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो इस केस में pyridine के प्रेजेंस में जब करते हो तो करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड मिलता है, HCl गैस रिलीज होती है और सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैस रिलीज हो जाती है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गई थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। अब चौथा है
बाय हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज बाय हेलोजन एक्सचेंज। तो यहाँ पे पहली रिएक्शन है फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब हेलोजन एक्सचेंज में दो रिएक्शंस होती हैं, फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ड रिएक्शन। तो पहले फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन देखते हैं। अगर आप किसी भी अल्किल हैलाइड को, यानी आपने रिएक्ट किया CH3Cl को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ड्राई एसीटोन, तो इस केस में आपको करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड मिलता है, यानी CH3I मिल जाता है और NaCl मिल जाता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, एक अल्किल हैलाइड लिया, उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया। अगर आप सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हो अल्किल क्लोराइड को, या फिर हम कह सकते हैं कि अल्किल ब्रोमाइड को, सही है, अल्किल ब्रोमाइड को भी रिएक्ट करा सकते हो आप इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो आपको वहाँ पे भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, NaBr। क्लियर है? तो जब आप किसी भी अल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हो, पर्टिकुलरली सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो करस्पॉन्डिंग अल्किल हैलाइड मिल जाता है। कैसे? सिंपली ये आयोडीन यहाँ पे चला जाता है, क्लोरीन उसकी जगह पे चला जाता है। क्लियर है? सोडियम क्लोराइड मिल जाता है और यहाँ पे मेथिल आयोडाइड मिल जाता है। इस तरीके की रिएक्शन जो होती है इसको हम फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको याद रखना है, इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मान लो आपने ऐसा कर लिया CH3Cl, इसको मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, इसको हम क्या कहते हैं, मेटेलिक। अगर AgF के साथ रिएक्ट किया सिल्वर फ्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे CH3F मिल जाता है और सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है AgCl, तो हम इसको कहते हैं स्वार्ड रिएक्शन, स्वार्ड रिएक्शन। तो देखो फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ड रिएक्शन आपके सामने है। तो आप किसी भी अल्किल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते तो जो प्रोडक्ट मिलता है प्रोडक्ट करस्पॉन्डिंग मिल ही जाता है, तो हम इसको कहते हैं फ्रिंकलस्टाइन रिएक्शन। स्वार्ड रिएक्शन किसको कहते हैं हम, मेटेलिक फ्लोराइड, यहाँ भी मेटल और फ्लोरीन का जो कॉम्बिनेशन है, इसको अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग एक अल्किल हैलाइड मिल जाता है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही होता है, फ्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, क्लोरीन यहाँ पे चला जाएगा, तो फ्लोरीन यहाँ पे आ गया। रिएक्शन कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको याद रखना है कि मेटेलिक फ्लोराइड, मैं यहाँ पे वर्ड लिख लूँ, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट कराते हो, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हो, तो करस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है, लेकिन ओवरऑल जो रिएक्शन रहती है उसको हम कहते हैं स्वार्ड रिएक्शन, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ। अब मेटेलिक फ्लोराइड की जगह और भी रह सकते हैं, यहाँ पे COF2 का भी इस्तेमाल होता है, या फिर SbF3 का इस्तेमाल होता है, या फिर Hg2F2 का भी इस्तेमाल होता है। क्लियर है? मेटेलिक फ्लोराइड की जगह पे आप COF2, SbF3, Hg2F2 या फिर AgF किसका भी इस्तेमाल करो, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा और जो रिएक्शन होती है उसको हम स्वार्ड रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड। तो देखो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी देखें हम यहाँ पे हम लिखेंगे मेनी वोलाटाइल halogen compound have sweet smell, सेकेंड देखेंगे lower member are gases and higher members are liquid and solid, and higher member are लिक्विड एंड सॉलिड। तो देखो जितने अल्किल हैलाइड वोलाटाइल्स अल्किल हैलाइड है, तो जो लोअर अल्किल हैलाइड रहते हैं वो वोलाटाइल रहते हैं, तो उनकी स्मेल जो रहती है वो स्वीट स्मेल रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो याद रखना है इसको, स्वीट स्मेल रहती है। उसके बाद जो लोअर मेंबर्स रहते हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, जो लोअर अल्किल हैलाइड रहते हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, और जो हायर अल्किल हैलाइड्स रहते हैं, एक पर्टिकुलरली एग्जांपल नहीं है, एक जनरल स्टेटमेंट है ये दोनों के दोनों, कि जितने भी वोलाटाइल कंपाउंड रहते हैं, वोलाटाइल अल्किल हैलाइड रहते हैं, उनकी स्मेल स्वीट रहती है, और जो लोअर अल्किल हैलाइड रहते हैं वो गैसेस फॉर्म में रहते हैं, और जो हायर अल्किल हैलाइड है वो लिक्विड और गैस सॉलिड के फॉर्म में रहते हैं। सही है? जनरल स्टेटमेंट सही है। थर्ड देखते हैं। अब यहाँ पे देखो अल्किल हैलाइड में क्या रहता है, देखो मैं आपको एक अल्किल हैलाइड CH3I ब्रोमीन
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन और ये आयोडीन, नहीं फ्लोरीन, फ्लोरीन, हाँ। चलो अब देखो अल्किल हैलाइड का कंपैरिजन देखो, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट, तो हम क्या कहते हैं, एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। ये हमने देखा है। मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ता है, मॉलिक्यूलर एज मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इसमें और एक फैक्टर काम करता है, वैन डर वाल फोर्सेस, वैन डर वाल फोर्सेस। देखो एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्सेस आल्सो इंक्रीजेस। मैं आपको एक रिलेशन बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन में देखा, अल्किन की जो चेन बढ़ती है, किसी भी अल्किन की जब चेन बढ़ती है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, क्योंकि उसके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस रहते हैं। तो कोई भी अल्किल हैलाइड जो रहता है उसमें अल्किल ग्रुप तो रहता ही है, तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होता है उतना ही वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा होता है, जितना वैन डर वाल फोर्स ज़्यादा रहता है उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। दूसरी चीज़, अब अल्किल हैलाइड एक थोड़ा सा आयोनिक कंपाउंड भी शो कर, आयोनिक भी है, यानी उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी है, क्योंकि ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो इसकी वजह से इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहता है। क्या रहता है इसमें, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन रहता है। वैन डर वाल फोर्स के टाइप है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन वीक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें जैसे ही डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इसमें क्या होता है, देखो वैन डर वाल फोर्सेस रहते हैं, वो कैसे बढ़ता है, एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, सरफेस एरिया बढ़ा तो वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। और क्या है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कब बढ़ता है, जब साइज बढ़ती है मॉलिक्यूल की, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस। मैं रिलेशन बता रहा हूँ, एज मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है तो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है, जैसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट के बेस क्या है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। अब ये दो कब बढ़ते हैं, जब सरफेस एरिया बढ़ता है या फिर मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी कि ओवरऑल हम कहते हैं कि मॉलिक्यूलर मास जब इंक्रीज होता है ना तो ये दोनों भी इंक्रीज होते हैं। ओवरऑल ऐसा है कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ये याद रखना है। एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ये याद रखना है। लेकिन एज मॉलिक्यूल के साइज इंक्रीजेस या फिर एरिया इंक्रीज होता है तो इस केस में भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हम ऐसा कहते हैं। अब देखो यहाँ पे अल्किल ग्रुप तो सेम है, CH3 CH3, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब आप इस तरफ जाते हो तो मॉलिक्यूल की साइज बढ़ती है। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, ब्रोमीन, आयोडीन और बड़ा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल की साइज बढ़ रही है तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ये एक चीज़ याद रखनी है, अल्किल हैलाइड में जैसे जैसे साइज बढ़ती है ना वैसे वैसे क्या बोलते हैं उसको, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। इसको आप याद रखो, या तो इस फॉर्म में याद रखो या फिर रीज़न के साथ याद रखो या फिर ऐसे ही याद रख सकते हो, लेकिन याद रखो, क्वेश्चन बनता है इस पर। तरीका आप ढूंढ लो, रीज़न के साथ याद रखना है या फिर इसी तरीके से। और एक है CH3 CH2 CH2, अगर मैंने Br ले लिया, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, CH2 CH3, मैंने इसको बोला A, इसको बोला मैंने B। अब मैंने और एक ले लिया CH3 C, CH3 CH3 और यहाँ पे Br, इसको बोला मैंने C। अब देखो हमने हाइड्रोकार्बन देखा, एज ब्रांच इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ये चीज़ देखिए, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया तो वैन डर वाल फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ये हमने देखा है, हाइड्रोकार्बन में भी देखा है, यहाँ पे भी देखा हमने, और इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं, काफ़ी बार देख चुके हैं। और जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे स्ट्रेट चेन बढ़ती हैं, जैसे जैसे स्ट्रेट चेन बढ़ती हैं, अगर इन दोनों में कंपेयर करोगे तो इसका सरफेस एरिया देखो, इसका सरफेस छोटा है, इसका बड़ा है, क्लियर है। तो सरफेस एरिया जब बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, यानी इन दोनों के बीच में A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है C के मुकाबले, ये क्लियर है। उसके बाद B का बॉइलिंग पॉइंट आता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। एज ब्रांच इंक्रीजेस, अब देखो यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन जो है यहाँ पे लगा है, अब ये ब्रोमीन अगर यहाँ पे बीच में लगा तो इसका भी सरफेस एरिया कम हो गया। हम लिखने में छोटा बड़ा कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखता है कि अगर ये ब्रोमीन अगर सामने है तो इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, ब्रोमीन ब्रांच के तौर पे आ गया तो सरफेस एरिया तो कम ही हो गया ना, थोड़ा लिखने में है, यानी आप समझ सकते हो कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका थोड़ा सा कम हो गया और इसका और भी कम हो गया। एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वैन डर वाल फोर्सेस डिक्रीजेस, तो वैन डर वाल फोर्स भी डिक्रीज होता है।
अगर वैन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो इस तरीके से जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो रहे हैं और आपको आखिरी में रिजल्ट मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। सही, बॉइलिंग पॉइंट पे काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको रीजन के साथ याद रखो। थर्ड लिखेंगे, अब देखो अल्किल हैलाइड आर स्लाइटली सोल्यूबल, अल्किल हैलाइड आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर and soluble in organic solvent। अब देखो अल्किल हैलाइड जो रहता है वो स्लाइटली सोल्यूबल रहता है वाटर में, क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर है। अब वाटर जो रहता है वो क्या रहता है, OH, इसमें पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस बनते हैं। अगर आप अल्किल हैलाइड रहते हो, RCl लेते हो कुछ भी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनते हैं। तो एक पोलर कंपाउंड, एक स्टेटमेंट आपको सबको पता है, कोई भी पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है और कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल रहता है। तो अल्किल हैलाइड जो रहता है वो स्लाइटली पोलर रहता है, स्लाइटली, ज़्यादा पोलर नहीं रहता है। तो इसीलिए ये हमने लिखा कि स्लाइटली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, और वो पूरी तरीके से सोल्यूबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के एग्जांपल पता है आपको, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, या फिर और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। सही, या फिर हाँ बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, ऐसे एग्जांपल्स जो रहते हैं हम इसको कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अल्किल हैलाइड जो रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में पूरी तरीके से सोल्यूबल है, लेकिन वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल है। क्लियर है? तो बाकी हम अगले लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।